उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। हेली सेवाओं को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा, कहा यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, हेलीकॉप्टर फिटनेस जांच और सख्त सुरक्षा मानक अनिवार्य। चमोली में अतिवृष्टि से भारी तबाही, सीएम धामी ने ली समीक्षा बैठक। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत बचाव में जुटी, 2 लोगों का हवाई रेस्क्यू। तो वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स पर बीजेपी की प्रेस वार्ता, कहा 2 स्तरीय टैक्स संरचना से जनता को मिलेगा फायदा, कांग्रेस पर साधा निशाना। बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन कोल्ड, साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, बरसात का बदलता पैटर्न बुग्यालों के लिए साबित हो रहा खतरनाक। अंकिता हत्याकांड मामला फिर उठा, नैनीताल में मल्लीताल से तल्लीताल तक निकाला जुलूस, गूंजे फांसी की सजा के नारे, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र का दौरा किया। हाल ही में हुई अतिवृष्टि के कारण मंदिर में जलभराव और मलबा भर गया था। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाने का कार्य अब पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुजारियों और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और आश्वासन दिया कि सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्र में हर संभव मदद करेगी। निरीक्षण उपरांत मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूस्खलन के बाद की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी जुटाई है। जानकारी के लिए बता दें कि सुबह करीब 3 बजे चमोली जिले की घाट तहसील के नंदानगर क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण भारी तबाही हुई है। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर जुटी हैं। रेस्क्यू के दौरान एक शव बरामद किया गया, जबकि 12 लापता लोगों की तलाश जारी है। 2 लोगों का हेली से रेस्क्यू किया गया है। प्रदेश भर में आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आपदा परिचायक केंद्र पहुंचे। जब उन्होंने बीती रात चमोली के नंदानगर में आई आपदा के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और वहां चल रही राहत बचाव कार्यों और रेस्क्यू टीमों का अपडेट लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि नंदानगर में जो लोग लापता हैं उनकी युद्ध स्तर पर तलाश जारी है। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और सेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है। जनपद देहरादून में पहले दिन 13 की डेथ रिपोर्ट की गई थी, बाद में 3 डेड बॉडी और मिली है, तो 13 और 3 16 डेड बॉडी देहरादून में हो गई और 2 डेड बॉडी अन्य जनपदों में पाई गई थी, तो 16 और 3 19 कुल डेथ रिपोर्ट की गई है। आज जनपद चमोली के नंदानगर घाट में
4 अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वृष्टि के कारण काफ़ी क्षति हुई है। इसमें लगभग हम मकान की बात करें तो लगभग 33 मकान प्रभावित हुए हैं, लगभग 6 दुकानें प्रभावित हुई हैं, गौशालाएँ लगभग 10 प्रभावित हुई हैं और लापता अभी तक 14 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी खोजबीन जारी है। लगभग कुल 300 के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं पूरे घटनाक्रम में। मौके पर इस समय एनडीआरएफ के 28 लोग, एसडीआरएफ के 16 लोग, आईटीबीपी के 25, पुलिस के 12 लोग, जिलाधिकारी स्वयं, पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर, वहाँ के क्षेत्रीय माननीय विधायक, सब लोग मिलजुल के सम्मिलित रूप से प्रयास कर रहे हैं। राहत बचाव कार्य के लिए व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई जगह बादल फटने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश की धामी सरकार सतर्क है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी और रायपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों को तेज करने के आदेश दिए। जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत देश में वर्तमान 4 स्तरीय जीएसटी कर प्रणाली को सरल बनाते हुए अब 2 स्तरीय टैक्स संरचना लागू की जाएगी। इसमें 5% और 18% की दरें शामिल होंगी, जबकि कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने जीएसटी को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में 30 से 32% टैक्स देना पड़ता था, जिससे आमजन और उद्योग जगत की हालत खराब रहती थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता हित में हर संभव प्रयास किए हैं। नई जीएसटी व्यवस्था से आम लोगों को लाभ मिलेगा, उनके पास अधिक पैसा बचेगा और वही पैसा आर्थिक विकास और रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। इसका फायदा न सिर्फ जनता को बल्कि हर राज्य और पूरे देश को मिलेगा। जीएसटी ये दिखाता है कितना ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी की सोच दिखाती है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देख लिया, मोदी सरकार ने देख लिया कि हमारा जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन है वो 180 लाख करोड़ से लेके जब 2 लाख करोड़ पे आके स्टेबल हो गया, तो ये टाइम था लोगों को बेनिफिट देने का। कांग्रेस के समय में जिस तरह से 30%, 32% के वैट थे, उसके बाद आपने मान लीजिए सीमेंट पे दिया 30%, फिर आपने घर बनाने के लिए एसी, फैन, उस पर दिया 18%। माने आप तो टैक्स के चक्कर में हालत खराब थी। आज मोदी सरकार ने आके सब चीज पे जो डे टू डे जरूरत की चीजें हैं उसको सब जगह टैक्स को या तो नील कर दिया या 5% लिया। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% टैक्स है, आप 0 दे रहे हैं आप। तो इस तरह से जो बेनिफिट्स दिया, टोटल मोदी सरकार का दिमाग में ये है कि भाई लोग सुबह से उठे और शाम तक सोने जाएं, जो चीजें उनको चाहिए, जो बेसिक यूज की चीजें हैं, उस पर पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदाओं का सीधा संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है और इसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ उत्तराखंड पर भी पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर जहां किसी प्रकार का निर्माण कार्य या अनियोजित विकास नहीं हुआ, वहां भी आपदाएं देखने को मिल रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि आपदाओं को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन समय रहते पूर्वानुमान और वैज्ञानिक आकलन से उनके असर को कम किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में इस दिशा में विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से सर्वे और परीक्षण कराए जाएंगे ताकि भविष्य में आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। तो आपदाएं हैं, चूँकि ये ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इफेक्ट है वो जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका असर हमारे यहाँ भी है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, पूरी दुनिया को असर हो रहा है। और हम जहाँ भी आपदा आई है ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुए हैं, किसी प्रकार का जिसको अनियोजित विकास कहते हैं वो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो हम इसका आकलन करेंगे और जो हमारे तमाम संस्थान जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी विशिष्टताएं इस क्षेत्र में हैं, उन सभी का हम लोग सहयोग लेंगे और इसका पूरा एक तरह से सर्वे भी करवाएंगे, परीक्षण करवाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट भूमि और वैरागी कैंप भूमि की किराए पर देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए राज्यपाल से मुलाकात की। कांग्रेस ने इन मामलों को घोटाले की उपाधि दी है और इस पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार किया। जोशी ने कहा कि विपक्ष को सवाल उठाने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने साफ सुथरी नीति के तहत टेंडरिंग प्रक्रिया कराई है और इसी के आधार पर किसी पार्टी को काम आवंटित हुआ है। जोशी ने आगे कहा, अगर प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो सरकार उसकी जांच करेगी। विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष को कोई भी विषय उठाने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी भी रखनी चाहिए। अगर उसमें किसी तरह की भी कोई अनियमितताएं पाई गई होंगी तो सरकार ने आज तक तो किसी को भी इस तरह से किसी अधिकारी को या जिसके द्वारा ये अनियमितता की गई नहीं बख्शा है। तो ये भी इसमें भी जांच होगी, देखा जाएगा। लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा ये होता है कि एक पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत ये कार्य पहले कराया गया। हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों पर लगातार भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। शिवालिक पर्वत का एक बड़ा हिस्सा कभी भी टूटकर नीचे गिर सकता है। पिछले एक महीने में काली माता मंदिर के जो पीछे रेलवे ट्रैक है उस पर कई बार मलबा गिर चुका है। स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में हैं और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल विशेषज्ञों और प्रशासन की टीम निगरानी में जुटी है ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। कल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछली तरफ उसमें से कुछ मिट्टी वगैरह ढही है और आगे का हिस्सा बिल्कुल टूटा क्षतिग्रस्त अवस्था में है। आगामी समय में नवरात्रि है जिसमें महाकाली मंदिर की तरफ श्रद्धालुओं का आवागमन होता है और भीमकोड़े से लेके हर की पौड़ी तक एकल पैदल मार्ग है जिससे हर की पौड़ी तक श्रद्धालुगण आवागमन करते हैं। साथ ही भीमकोड़ा रिहायशी इलाका और उसके साथ साथ काली मंदिर के आसपास का भी रिहायशी इलाका पड़ता है। ये अगर पहाड़ क्षतिग्रस्त होते टूट के गिरता है इस तरफ तो भारी क्षति भारी अनहोनी की हमारे को इसमें आशंका है और भगवान ना करे कोई एक बड़ी अनहोनी घटित हो जाए। इसलिए हम जिलाधिकारी हरिद्वार से जो लगातार आपदा की घड़ी में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपदा की घड़ी में जो भी काम उचित से उचित प्रभावी कदम उठा रहे हैं, उनसे जनहित में अपील करते हैं कि कृपया करके इस पहाड़ के लिए कोई प्रभावी समुचित व्यवस्था तत्काल उठाते हुए इस पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण कुछ ठोस उपाय किए जाए। तो कुछ फोटोज और वीडियोस के माध्यम से संज्ञान में लाया था कि मनसा देवी पहाड़ के पास ही कुछ एक जगह है जहाँ पर स्लाइडिंग जोन क्रिएट हुआ है। उसको लेकर राज्य हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे अनुरोध किया था, जिन्होंने जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे भेजी है जो आज जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजाजी नेशनल पार्क और रेलवेज और PWD सभी की टीम्स के द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया है और जो भी उचित उपचार की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके साथ ही इस पहाड़ी तो चले वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मंगलौर कोतवाली के पास अचानक एक चाय की दुकान में आग लग गई, जिससे चाय दुकान में बैठे दर्जनों लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि दुकान के ऊपर से 440 वोल्ट की LT केबल गुजर रही है जो काफी समय से जर्जर हालत में थी, पर ऊर्जा निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और शाम अचानक केबल टूटकर चाय की दुकान पर लगे छप्पर पर गिर पड़ी, जिसके बाद छप्पर में आग लग गई और धीरे धीरे ये आग पूरी चाय की दुकान में फैल गई। बोर्ड और ये लाइट का खंभा ये दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं और ये जो बोर्ड है इसमें ये लाइन टच थी। मैं बहुत दिन से बोलता आ रहा था, मैंने कहा भाई इनको थोड़ा इनमें या तो गैप दिया जाए या फिर इनमें से एक को हटाया जाए। आज फिर ऐसे ही हुआ, बोर्ड के ऊपर से ये टच थी, वहाँ इसमें पहले थोड़ा फॉल्ट हुआ फिर ज़्यादा हुआ और इस तरीके से ही आग लगी। इसमें आग लगने से अब ये नुकसान आप देख ही रहे हैं। नैनीताल जिले के रामनगर शहर के भवानीगंज क्षेत्र में बुधवार को 4 युवतियों के बीच सड़क पर जमकर हंगामा और मारपीट देखने को मिली। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी बीच बचाव करने पहुंचे और बड़ी मुश्किल से युवतियों को एक दूसरे से अलग करवाया। ये पूरा घटनाक्रम आसपास के लोगों द्वारा अपने कैमरे में कैद कर लिया गया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये घटना बुधवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो देर रात से सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई तहरीर दर्ज नहीं कराई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक CS तोमर ने बताया कि उत्तराखंड में 18 से 24 सितंबर तक अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 18 सितंबर को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और बागेश्वर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और भारी से अति भारी वर्षा की आशंका है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट है। 20 से 22 सितंबर के बीच कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 29 सितंबर को भी राज्य भर में येलो अलर्ट जारी रहेगा और देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़ व नैनीताल में भारी बारिश की संभावना है। स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में अधिकांश जो है लगभग अधिकांश जो जनपद हैं उनमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश ज़्यादातर जनपदों में हम उम्मीद कर रहे हैं। जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़, वहाँ पे अनेक स्थानों पे भी हो सकता है। यहाँ तक वार्निंग का अनुमान है। अगले 24 घंटे में हम जो है ऑरेंज अलर्ट कुछ जिलों के लिए दिए हैं, जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, ये हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल जिले। यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान है। रामनगर में सेवा पखवाड़े के तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस अवसर पर रामनगर में स्थित तीनों वन प्रभागों, तराई पश्चिमी वन प्रभाग और रामनगर वन प्रभाग और रामनगर सॉइल कंजर्वेशन डिवीजन के साथ साथ कॉर्बेट कर्मियों ने भी रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सेवा भावना का परिचय दिया। रक्तदान शिविर में रामनगर क्षेत्र के विधायक दीवान सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं वन विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी कैंप में शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वन कर्मियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर आपदा की घड़ी में समाज के लिए योगदान देने का संकल्प लिया। हैं कि उत्तराखंड जो है वो एक आपदा प्रभावित राज्य है, जहाँ पर कई तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ऐसे समय में जो ब्लड है या जो खून की आवश्यकता है वो अचानक ज़रूरत पड़ जाती है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो हमारा स्टाफ है वन विभाग का, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व शामिल है, जो रामनगर में जो वेस्टर्न सर्किल के जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीज़न हो, रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न हो, रामनगर सॉइल हो, इन सब के कर्मचारियों ने ये एक आह्वान किया कि हम लोग ब्लड डोनेट करना चाहेंगे जो कि लोगों के काम आ सके। तो सेवा पर्व के अंतर्गत आज ये ब्लड डोनेशन कैंप जो KVR हॉस्पिटल है, जो KVR में ब्लड बैंक है, उनके साथ आयोजित किया जा रहा है। रुड़की में सिविल लाइंस कोतवाली की सौजन्य से कोतवाली परिसर में निःशुल्क आई जांच कैंप और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आई कैंप में लाभार्थियों ने लाभ उठाया। तो वहीं 50 से अधिक पुलिसकर्मियों और पत्रकारों सहित 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। कैंप में मौजूद डॉक्टर अनूप गुप्ता ने बताया कि 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है और सैकड़ों लाभार्थियों ने निःशुल्क आई कैंप का लाभ उठाया है। गया है रक्तदान शिविर और आई चेकअप है। लगभग 100 लोग आई चेकअप में आ गए हैं। 50 यूनिट रक्तदान हो चुका है। तो जो है एक रक्तदान महादान का संदेश लेकर हम पूरे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। तो उसके तहत आज यहाँ पर शिविर लगाया गया। इसका उद्घाटन जो है एसपी देहात साहब आए थे सुबह यहाँ पे, वो करके गए हैं। तो जो है वो भी अच्छा कार्य बता के गए हैं कि भी अच्छा कार्य है। तो ये सब लोग यहाँ पे देखे, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है, तो सब लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं। हरिद्वार जिले की मंगलौर भगवानपुर बाईपास पर सालियार चेक पोस्ट और पनियावाला हाईवे के पास खनन माफियाओं का बोलबाला साफ दिखाई दे रहा है। नदियों से अवैध रूप से उठाई जा रही रेत को हाईवे के किनारे सैकड़ों टन तक भराव के रूप में डाला जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली रोजाना सालियार चौकी के सामने से गुजरते हैं, लेकिन इस दौरान किसी भी पुलिसकर्मी की नजर इन पर नहीं पड़ती। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि खनन माफियाओं ने हाईवे किनारे सुरक्षा के लिए लगाई गई ग्रिल तक काट डाली है। पूरा मामला जब मीडिया के जरिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है और मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। हमारा टीम जरूर पहुंचाएंगे
और सख्त कार्रवाई होगा किसी भी तरह से पकड़ जाए। कई ट्रैक्टर ट्रॉली अभी मेरे सामने आज भी हमने पुटअप कराया है फाइल, कई ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा भी जा रहा है और हम डीएम साहब के सामने प्रेषित भी कर रहे हैं ताकि उसका खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो तो कार्रवाई किया जाएगी और दंड होगा। वो ट्रैक्टर सीज करके आपने देखा होगा कई स्टेशन में खड़ा है, ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे। रुड़की के लक्सर क्षेत्र में गंगा और सौलानी नदी के किनारे खेती करने वाले करीब 1500 परिवारों की मेहनत पानी में बह गई। नदियों में छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश के चलते खीरा, करेला, भिंडी, लौकी, बैंगन और टमाटर जैसे तैयार सब्जियों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। फसल बर्बादी का असर सीधे मंडियों और बाजारों में पड़ा है। स्थानीय सब्जियां न मिलने से दाम अचानक दोगुने हो गए हैं। खुदरा बाजार में मटर 400 रुपए किलो, शिमला मिर्च 120 रुपए, गोभी 100 रुपए और अन्य सब्जियां 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रही हैं। से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका हमने सभी तहसीलों में अभी शुरू में आकलन कराया था, लेकिन लास्ट के 5-6 दिनों में फिर से काफ़ी बारिश हुई है, जिसमें गन्ने की फसल के साथ साथ अन्य जो हमारी रोज़मर्रा की सब्जियां हैं, जो फसल है, उन पर भी नुकसान की खबर आ रही है, खासकर लक्सर खानपुर क्षेत्र से और कुछ भगवानपुर के क्षेत्र से भी। तो वहाँ पर उद्यान विभाग, कृषि विभाग और राजस्व विभाग का संयुक्त सर्वेक्षण कराया जाएगा और जो भी नुकसान हुआ है किसानों को उसकी पूरी हम लोग उसको कंपेंसेशन आदि की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही कुछ खबरें ऐसी भी थी कि क्योंकि सब्जियों की सप्लाई में भी दिक्कत आई थी, जिसकी रास्ते बंद होने की वजह से या फिर जलभराव की वजह से, तो उसमें रेट्स को लेकर भी कंसर्न था कि कहीं सब्जियों के रेट्स बढ़ ना गई हो। तो उसको लेकर भी फूड डिपार्टमेंट के साथ और उद्यान विभाग के साथ हम कोशिश करेंगे कि जगह जगह जो रेट लिस्ट हो वो जरूर दुकानदार लगाएं, ताकि कोई भी इस मौके पर अधिक रेट में सब्जी बेचकर मुनाफा आदि की कार्रवाई में इसमें ना करे। इस बाढ़ के प्रकोप से बहुत सब्जियों पर पैसा बढ़ गया है, रसोई बहुत महंगी हो गई है। अमूमन जो गोभी 30 रुपये मिल जाती थी, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो या 40 तक मिल जाती थी, वो 80 और 100 रुपये मिल रही है। हरी मटर ले लो, हरी मटर को जो है 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो मिलती थी, वो 400 रुपये किलो बिक रही है इस समय, 100 रुपये की 250 ग्राम। इसी तरह सभी बढ़े हुए शिमला मिर्च 120 रुपये, 140 रुपये, सभी तरह की सब्जियां जो है महंगी हो गई हैं और इस पानी के इस बरसात में जो है क्या नाम बाढ़ आने के कारण रसोई महंगी। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।